this chemistry class. Today we are going to discuss the third chapter of chemistry of standard 11, that is classification of elements and periodicity in properties. Yes, we had discussed in one class and today is the second episode of this chapter. हाँ बच्चे, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसके बारे में हम लोग एक बार चर्चा कर चुके हैं। उसी का आगे हम लोग बात करने वाले हैं। हमने पिछले क्लास में आप लोगों को समझाया था जो क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी हो गया एलिमेंट्स का। इतना सारा एलिमेंट्स डिस्कवर हो गया तो उसका इंडिविजुअली प्रॉपर्टी याद रखना बहुत कठिन हो रहा था। इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने सोचा जो क्लासिफाई करना चाहिए एलिमेंट्स को ग्रुप्स में, ताकि एक ग्रुप का प्रॉपर्टी याद रखेंगे तो सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज उन्हें अवगत रहेगा। अब इस क्लासिफिकेशन में 4 साइंटिस्ट का हमने जिक्र किया था। पहला डोवेर्नियर साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने एक मुख्य रोल प्ले किया था। वो बताए थे जो तीन एलिमेंट्स को ग्रुप में करके कैसे उसका प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जा सकता है। उसके बाद आया आपका न्यूलैंड, उसके बाद मेंडलीव्स के बारे में हमने डिटेल में चर्चा किया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया था एलिमेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो उसमें बहुत सारा खूबियां थी। जो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू अरेंज द एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। वो पहला साइंटिस्ट थे जिन्होंने बात किया था पीरियड और ग्रुप का। फिर उन्होंने बहुत सारा एलिमेंट्स का गलत कैलकुलेट हो गया था, एटॉमिक मास उसको सुधारे थे। और फिर मेंडलीव्स ने कुछ पोजीशंस पीरियोडिक टेबल में खाली छोड़ दिए थे, जहां वो बताए थे जो नया एलिमेंट डिस्कवर होगा उसका क्या प्रॉपर्टीज रहेगा और वो वहां पर फिट करेगा। बट इनमें बहुत सारी खामियां रह गई थी। जो ये पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स को डिफाइन नहीं कर पाए थे, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को नहीं डिफाइन कर पाए थे, और ये जो अरेंज किए थे एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में, तो कहीं कहीं वो उल्टा पुल्टा हो गया था। कहीं कम एटॉमिक मास को बाद में लिखे थे और ज्यादा एटॉमिक मास को पहले लिखे थे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था पोटेशियम और आर्गन का। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मोस्टली ने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया उसका इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में। तो ये सब जो लिमिटेशंस मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल में आया था, लगभग ये सब दूर हो गया था। क्योंकि आपने जो बताया था आपको, आर्गन एटॉमिक मास 39.8 and potassium atomic mass 39.1। तो आर्गन को पहले लिखे थे और पोटेशियम को बाद में लिखे थे मेंडलीव्स। तो मेंडलीव इसको क्यों लिखे थे, क्योंकि वो चाहते थे एक तरह का एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है वो एक जगह पर रहे, एक ग्रुप में रहे। पर इसका एटॉमिक मास तो अधिक है, इसका कम है। इसी चीज को जब एटॉमिक नंबर के आधार पर मोस्टली ने एक्सप्लेन किया तो ये आपका प्रॉब्लम दूर हो गया। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और पोटेशियम का 19 होता है। तो क्या हो गया, आर्गन का एटॉमिक नंबर कम है तो ये पहले इसका स्थान है, और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है तो उसका स्थान बाद में है। दूसरा है आइसोटॉप्स की पोजीशंस। तो आइसोटॉप्स की पोजीशन क्या है बच्चे, आइसोटॉप्स के एटॉमिक नंबर सेम है तो वो लोगों को एक ही पोजीशन दिया गया है ना। एटॉमिक नंबर सेम है तो एक पोजीशन दिया गया। फिर हाइड्रोजन को हमने एक्सप्लेन किया। जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
सेम है, मतलब सिमिलर है अल्काली मेटल्स के साथ, इसलिए उसे अल्काली मेटल्स के साथ रखा गया। इसके ऊपर हम आप लोगों को होमवर्क भी दिए थे, आप लोग बनाए होंगे, हम आपसे डिस्कस कर दिए फिर से। अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो बात कर रहे थे कल, बिना समय को बर्बाद करते हुए उसी को आगे हम बढ़ाते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग बात किए थे जो 18 ग्रुप्स है, कितना ग्रुप्स है 18, और पीरियड्स कितना था 7। तो इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक हो गया ये, जिसके बारे में हम आपको प्रॉपर्टीज भी बताए थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी बात किए थे। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज बड़ा होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है, मोस्टली ये लोग सॉफ्ट होते हैं, ये लोग कलर जनरेट करते हैं बुल्सन फ्लेम में। ये सब बातें हम लोग कर चुके थे एस ब्लॉक के बारे में, ठीक है। अब आज हम बात करेंगे क्या, पी ब्लॉक, फिर है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का। सबसे पहले तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो एस पी डी एफ आपको यहाँ बड़ा चार्ट में अच्छी तरह से दिख रहा होगा। ये ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक, ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक क्या है आपका डी ब्लॉक है, और 13 से लेकर के 18 तक क्या है आपका पी ब्लॉक है, और एफ ब्लॉक क्या है एक सेपरेट ब्लॉक में नीचे रखा गया है। आपको यदि कोई बात करता है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी तो कुछ लिमिटेशंस होगा, हाँ जरूर होगा, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। एक मुख्य लिमिटेशन यही हुआ जो ये जो एक ब्लॉक में एलिमेंट्स है उसको मेन पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी जगह नहीं मिल पाया। अब हम लोग चर्चा करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है। सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक का होता है NS2 NP126। पी ब्लॉक में कितने सारे ग्रुप हैं, ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक। तो ग्रुप 13 के लिए क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1। ग्रुप 14 के लिए क्या हो जाएगा NS2 NP2। इसी तरह 15 के लिए हो जाएगा NS2 NP3। 16 के लिए हो जाएगा NS2 NP4। 17 के लिए हो जाएगा NS2 NP5, और 18 के लिए हो जाएगा NS2 NP6। देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 13, 14, 15, 16, 17, 18 सारे ग्रुप के बारे में हम बात कर लिए। अब जैसे ग्रुप 13 का बात करते हैं, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरॉन का क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यदि आपका एटॉमिक नंबर याद है, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ से। तो बोरॉन का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, ठीक है। एल्युमिनियम का 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। देखिए 4 6 10 3 एल्युमिनियम का 13 पर। इसी तरह आप आगे बढ़ते जाइएगा कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए एक एक करके सेल बढ़ते जा रहा है। बोरॉन में सेकंड सेल है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है पी में, पी ऑर्बिटल में।
अल्युमिनियम में थर्ड सेल का p ऑर्बिटल में है। गैलियम में क्या हो जाएगा, फोर्थ सेल का p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। इंडियम में फिफ्थ सेल का p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन और थैलियम में सिक्स्थ सेल का p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ठीक है, इसी तरह 14 का लिखिएगा तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड आएगा। कार्बन का क्या होगा, 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो कार्बन का क्या होगा 1s2 2s2 2p2। देखिए 2p2 आ गया। सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इसी तरह सारे एलिमेंट्स का आप लिख सकते हो। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा जो p ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np 1 to 6 कैसे कैसे है ना। 13 के लिए np1, 14 के लिए np2, 15 के लिए np3, इस तरह से आगे बढ़िएगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी का जब आप बात कीजिएगा ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसे आप लिख सकते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट, p ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल भी रहते हैं, नॉन मेटल भी है, और आपको क्या है कुछ मेटलॉइड्स भी है, जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ये सब में क्या रहता है मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों प्रॉपर्टीज होते हैं। तो आपका प्रॉपर्टीज का बात कीजिएगा तो मेटल्स, नॉन मेटल्स है ना आर प्रेजेंट, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों रखते हैं p ब्लॉक एलिमेंट्स में। फिर ये लोग क्या है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, शो करता है, शोस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक एग्जांपल पर तौर पर हम आपको देते हैं, जैसे नाइट्रोजन 0 से लेकर के 0 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए 0 1 -1 -2 -3 ऐसे भी लिख सकते हो, 0 +1 +2 +3 +4 +5। देखिए इतना सारा नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आप किसी और का भी ले लीजिए, आप देखिएगा जो p ब्लॉक एलिमेंट्स एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हाँ, जैसे आप इसका एग्जांपल और किसी का भी ले सकते हो, जैसे फास्फोरस 3 भी वैलेंस से दिखती है, 5 भी वैलेंस से दिखती है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 3 5 दोनों होगा। तो इस तरह से आपको सारे एलिमेंट्स में दिखने को मिलेगा जो वो ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स आपको एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं या एक से अधिक वैलेंसी शो करते हैं, और उसी को कहते हैं हम लोग जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, तीसरा कंपाउंड्स मोस्टली कोवैलेंट होते हैं, कंपाउंड्स आर मोस्टली कोवैलेंट। अब ये देखिए इसमें है ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 को के एलिमेंट्स को एक जनरल नेम से जाना जाता है। ग्रुप 17 को कहा जाता है हैलोजेन्स। क्या कहा जाता है? हैलोजेन्स। मैं थोड़ा बड़ा लिखती हूँ,
या इनर्ट गैस। ग्रुप 16 को कहा जाता है चालकोजेंस। ठीक है, तो हैलोजेंस, चालकोजेंस और नोबल गैसेस। क्यों नाम पड़ा ये इस तरह का? क्योंकि ग्रुप 17 मोस्टली सी का सॉल्ट में मिलती है, इसलिए उसका नाम पड़ा हैलोजेंस। ग्रुप 16 को चालकोजेंस कहा जाता है क्योंकि दे आर ऑल वाटर प्रोड्यूसर। और ग्रुप 18 को नोबल गैस कहा जाता है या इनर्ट कहा जाता है क्योंकि दे आर नॉर्मली लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। इसमें से आप खाली पाइएगा ज़ेनॉन जो रियलिटी में कंपाउंड्स बनाते हैं, और कहीं आपको दिख सकता है क्रिप्टन का एक आध कंपाउंड। ऐसे जनरली बाकी नोबल गैसेस इनर्ट होते हैं, वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां से कहां शुरू होता है? ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक। डी ब्लॉक में कौन कौन आते हैं? ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक का एलिमेंट्स। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS 0 to 2, N-1, D 1 to 10। ठीक है, NS 0 to 2, N-1, D 1 to 10। यहाँ बच्चे कहीं कहीं बुक में आप देखिएगा ये दिया हुआ रहता है NS 1 to 2, N-1, D 1 to 10। तो देखिए NCERT स्टैंडर्ड 11 में ये दिया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, है ना। और एक पैलाडियम है जिसमें आप देखिएगा ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिट होता है क्योंकि उसका S सबसेल में, लास्ट वाला S सबसेल में वो इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। पर आपको यदि लगे तो आप इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो। मेरे हिसाब से ज्यादा सही यह है 11 का बुक में यही कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है NCERT बुक में। ठीक है, अब है हम लोग डी ब्लॉक का बात करेंगे डिटेल में। डी ब्लॉक में 4 सीरीज रहते हैं। पहला सीरीज कैनेडियम 21 से लेकर के जिंक 30। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कैनेडियम 21 से लेकर के जिंक 30। ठीक है, कैनेडियम 21 से लेकर के जिंक 30, इसको हम लोग कहते हैं 3D सीरीज। दूसरा सीरीज आपको क्या दिखेगा? ये टर्बियम 39 से लेकर के कैडमियम 47। देखिए, ठीक है, देखिए 39 से लेकर के कैडमियम 48। थर्ड आपको दिखेगा लैंथेनियम 57 से लेकर के, फिर एक गैप रहता है हैफनियम 72 और फिर मरकरी 80। और फोर्थ होगा आपका क्या? फोर्थ होगा एक्टिनियम 89 से लेकर के रदरफोर्डियम 104 से लेकर के पूरा आपका सीरीज अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे एलिमेंट्स इसमें
डिस्कवर हो रहे हैं। तो डी ब्लॉक का पहले आप सीख लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns 0 to 2 n-1 d 1 to 10। यहाँ पर हमने बताया और ns 1 to 2 n-1 d 1 to 10 ये भी कहीं कहीं बुक में दिया हुआ है। इसमें आपको 4 सीरीज होता है। पहला सीरीज 3D सीरीज होता है, सेकेंड सीरीज को हम लोग कहते हैं 4D सीरीज, थर्ड सीरीज होता है 5D सीरीज और फोर्थ सीरीज होता है 6D सीरीज। ये जो चारों सीरीज है, ये चारों सीरीज किस आधार पर है उसको हम बता रहे हैं। और दूसरी बात है इसकी नाम डी ब्लॉक क्यों पड़ा, या फिर इसे और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कहते हैं क्या, जो इसमें जितने एलिमेंट्स है सबका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड रहता है। डी ऑर्बिटल उसका लास्ट सेल का डी ऑर्बिटल वो पूरा भरा हुआ नहीं रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है डी ब्लॉक एलिमेंट। हम इसको जैसे आपको बता देते हैं, जैसे आप स्कैनेडियम फर्स्ट सीरीज लिए स्कैनेडियम, इसका क्या होगा आर्गन 3d1 4s2। देखिए पार्शियली फिल्ड है आर्गन स्कैनेडियम के बाद टाइटेनियम आर्गन 3d2 4s2 आर्गन 3d3 4s2 क्रोमियम 3d5 4s1 मैंगनीज 3d5 4s2। इसके आगे मैं लिखती हूँ, इसको मिटाती हूँ, आप लोग सब नोट कर लिए होंगे। Cobalt 3d7 4s2 निकेल 3d8 4s2 कॉपर और जिंक। ठीक है, हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट सीरीज दैट इज 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स का या डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। हम चर्चा कर रहे थे जो क्यों इसके नाम डी ब्लॉक पड़ा है, तो हमने आपको बताया क्या कि इसकी नाम डी ब्लॉक पड़ा है क्योंकि इसकी डी ऑर्बिटल लास्ट सेल का डी ऑर्बिटल वो पूरी भरी हुई नहीं है, वो पार्शियली भरा हुआ है, कंप्लीटली भरा हुआ नहीं रहता है। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट होगा कॉपर और जिंक को लेकर के, तो बोलता है क्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव completely filled d orbitals in its
नेटिव स्टेट और इन इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये या फिर ये अकेले है तब, या फिर ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग देखते हैं जो इसकी डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ नहीं है। देखिए यहाँ पर कॉपर और जिंक में हम लोग समझेंगे, कॉपर जो है 3D4S1 है, तो कॉपर में क्या हो जाता है, कॉपर दो ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसका और प्रॉपर्टीज का। कॉपर दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +1 और +2। +1 में क्या होगा, 3D10 0 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा। अब +2 में क्या होगा, 3D9। तो कॉपर अपना ऑक्सीडेशन स्टेट में अपना डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड रखता है, इसलिए कॉपर भी एक ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट है और डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब रही बात जिंक की, कंफ्यूजन तो आपको हो रहा होगा कि जिंक में भी क्या ऐसा होगा। आप लोग सब जानते होंगे जो जिंक का वैलेंसी या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, वैलेंसी 2 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। तो जिंक +2 में क्या हो जाएगा, इसका होगा 3D10। तो जिंक में पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल नहीं रहता है। इसी तरह आप देखिएगा कैडमियम का, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी और नॉर्मल स्टेट में भी, मरकरी का उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी और उसका नेटिव स्टेट में भी। कौन तीनों को हम देखने के लिए बोले, जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये तीनों एलिमेंट जो है, ये तीनों एलिमेंट का डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ रहता है उसका नेटिव स्टेट में या फिर उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए ये तीनों एलिमेंट को ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता है। तो बोलेगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला गया, फिर भी इसको क्यों रखा गया, तो उसको मेन पीरियोडिक टेबल में जगह दिया है ना, पर वो क्या है, टू मेंटेन द पीरियोडिक टेबल उसको यहाँ एडजस्ट किया गया। बट ये लोगों का क्या है, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल रहता है नेटिव स्टेट में भी और कॉमन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट में। पर हम लोगों को जो चर्चा था उस पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे इन लोगों को डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो तो हम लोग सीख लिए। दूसरा चर्चा हम लोग क्या किए, जो क्यों इसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। इसे डी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड रहता है, पूरा भरा हुआ नहीं रहता है नेटिव स्टेट में या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। और उसमें हमने 3 अपवाद बता दिया आपको, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीनों आपका क्या है, ये पार्शियली फील्ड इन लोगों का नहीं रहता है डी ऑर्बिटल, बावजूद इसे हम लोगों का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को मेंटेन करने के लिए इन लोगों को पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक में एडजस्ट किया गया है। तो हम लोग तो कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिए बच्चे। कॉन्फ़िगरेशन तो आपने स्ट्रक्चर और पैटर्न में ही सीखा होगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा, है ना, बहुत जरूरी है कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब हम लोग दूसरी बातें करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज का, है ना। क्या है, ये लोग गुड कैटलिस्ट होते हैं। क्या है, ये लोग गुड कैटलिस्ट होता है। आप लोग पढ़े होंगे बहुत सारा एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन आप क्लास 10 में पढ़ते थे, उसमें कैटलिस्ट कौन रहता था, निकल, कैडमियम, मरकरी। ये सब कौन सा एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये अमोनिया का फॉर्मेशन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से हो रहा है, उसमें कैटलिस्ट क्या रहता, आयरन। तो
हम लोगों को दिमाग में बैठा लेना है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत अच्छा कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। कैटलिस्ट मतलब क्या होता है? उत्प्रेरक, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है ना। तो हम लोग इस पर पढ़ेंगे डिटेल में स्टैंडर्ड 12 में बेटा, है ना। नेक्स्ट, ये लोग क्या होता है? मोस्टली कलर्ड होते हैं, मोस्टली या जनरली आप बोल सकते हो कलर्ड, जनरली कलर्ड होते हैं। फिर क्या है? जनरली लिखो, मोस्टली ठीक नहीं लग रहा है सुनने में, जनरली कलर्ड। नेक्स्ट, जनरली पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये लोग भी पी ब्लॉक के तरह एकाधिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। तो shows variable oxidation state, shows variable oxidation state। तो हो गया इतना सारा, और भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज है। ये लोग एलॉय फॉर्मेशन करते हैं, आपस में रिएक्ट करके, आपने पढ़ा होगा बहुत सारा एलॉय, देखिएगा उसमें मैक्सिमम आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेटल्स रहते हैं। ये लोग मोस्टली क्या, ये लोग सब हेवी मेटल्स है। ये लोगों का जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई रहता है। और ये लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाते हैं, ठीक है। ये लोग कॉम्प्लेक्सेस भी फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए कुछ बातें आपको लग रहा होगा जो कॉम्प्लेक्सेस टर्म यहाँ नया लग रहा होगा। हाँ, पढ़िएगा, क्लास 12 में आएगा कैसे ये लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, है ना। अभी तो हम लोगों को पढ़ना है इन लोगों को जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे किसका? ए ब्लॉक का, ए ब्लॉक एलिमेंट्स। ए ब्लॉक एलिमेंट्स देखिएगा, ये जो मेन पीरियोडिक टेबल में जो जगह नहीं दिया गया, ये जो दो सीरीज ऑफ एलिमेंट्स है, ये सीरीज को ए ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा मन में, जो ए ब्लॉक क्यों इसकी नाम बनी? क्योंकि इसका लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो लास्ट सेल का एफ ऑर्बिटल में एंटर करता है। तब लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ पाए जाते हैं? इसका एफ ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, लास्ट सेल का, पेनाल्टीमेट सेल का आपको एफ ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। हम चर्चा करते हैं उसको, देखिए समझ में आएगा। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 पेनाल्टीमेट सेल का एफ ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अब आपको हम बता रहे हैं क्या होता है पेनाल्टीमेट सेल। M1 to 14, n-1 D 0 to 1 ns2। देखिए लास्ट सेल यदि n हुआ तो उसका पहले वाला सेल को कहते हैं पेनाल्टीमेट सेल। क्या कहते हैं? पेनाल्टीमेट सेल, है ना। इसको लास्ट सेल या वैलेंस सेल कहते हैं। उसके पहले वाले को कहते हैं पेनाल्टीमेट सेल और उसके पहले वाले को कहते हैं एंटी पेनाल्टीमेट सेल। पेनाल्टीमेट सेल तो वही है, ए ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी पेनाल्टीमेट सेल का एफ ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए इसे ए ब्लॉक एलिमेंट्स कहा गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्यों कहा जाता है ए ब्लॉक, बता दिए। अब इसमें दो सीरीज है, एक लैंथेनाइड्स
प्रॉपर्टीज के बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। ये लोगों को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ये लोगों को मेन पीरियोडिक टेबल में नहीं जगह मिल पाया। यहाँ देखिए लैंथेनियम 57 के बाद आ जाता है हैफ्नियम 72। ये जो लैंथेनियम के बाद जो 14 एलिमेंट है वो यहाँ पर सीरीज में दिया हुआ है, और यहाँ एक्टिनियम के बाद जो 14 एलिमेंट है वो इस सीरीज में दिया हुआ है। इसलिए इन लोगों को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ये लोग भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं बट डी ब्लॉक से बहुत कम। ये लोग भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये पर डी ब्लॉक का जैसा उतना ज्यादा नहीं। यहाँ पर एक्टिनाइड्स जो है मोस्टली क्या रहता है, रेडियो एक्टिव रहता है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ए ब्लॉक का और उसकी प्रॉपर्टीज। क्या बोले, दे have less tendency to form complexes. They shows less variable oxidation state than आपका transition elements, पर शो करता है variable oxidation state. Some of them are radioactive. कुछ actinides जो है, mostly actinides जो है वो radioactive होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स जो है उसका कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोग कुछ प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। बाद में आगे चैप्टर्स में आप पढ़िएगा एस ब्लॉक और कुछ पी ब्लॉक के बारे में क्लास 11 में, और डी ब्लॉक में कुछ पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बारे में आप डिटेल में पढ़िएगा। तो मैं इस चर्चा को यही विराम दे करके आगे का टॉपिक इस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। बातें करने से तो इन लोगों का प्रॉपर्टीज बहुत सारा आ जाएगा बच्चे, पर इस चैप्टर के लिए इतना ही। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें हम लोग बात किए क्या है, 4 ब्लॉक्स है, इसमें 18 ग्रुप है, 7 पीरियड है। तो एक बार इसकी बहुत सारा खूबी का बात किए, अचीवमेंट्स, position of isotopes could be defined, position of hydrogen could be defined, है ना। फिर anomalous, there is no anomalous position of elements, जो वो प्रॉब्लम आ रहा था, जो कम एटॉमिक मास वाले पहले ये बाद में जा रहे हैं, वो एटॉमिक नंबर से दूर हो गई, है ना। मोर सिस्टमेटिक, बट इसमें भी तो कुछ खामियां हैं, कुछ लिमिटेशंस है, तो उसको हम लोग बात करते हैं। तो देखिए पहला कोड है लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स were not given position in main periodic table। मेन पीरियोडिक टेबल में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का पोजीशन नहीं है। एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स को सेपरेट रखा गया है। दूसरी बात, हम लोग हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। जो हाइड्रोजन नॉन मेटल होने के बावजूद इसकी बहुत सारा प्रॉपर्टीज हैलोजेंस के साथ मिलने के बावजूद हम लोग मोस्टली ने हाइड्रोजन को किसके साथ रखा, लिथियम के साथ रखा, क्योंकि इसके लास्ट सेल में एक ही सेल है, सेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। इस सभी एलिमेंट्स का ग्रुप 1 में लास्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ
हाइड्रोजन को अल्काली मेटल्स के साथ रखा गया। पर इन केस ऑफ हीलियम, हीलियम देखिए, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हीलियम 2 होता है एटॉमिक नंबर 1s2। इसका तो लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे अल्काली मेटल्स के साथ रखना चाहिए था, पर इसे रखा कहाँ गया? ग्रुप 18 नोबेल गैसेस के साथ। तो नो एक्सप्लेनेशन या नो जस्टिफिकेशन फॉर पोजीशन ऑफ हीलियम, पोजीशन ऑफ हीलियम। तो हम लोग बात कर रहे थे पोजीशन ऑफ हीलियम। हीलियम की पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाए, जो हीलियम को क्यों रखा गया नोबेल गैसेस के साथ, वो कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर तो उससे अल्काली मेटल्स, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2 के साथ होना चाहिए था। तो ये सब लिमिटेशंस रहा। और आप देख लीजिएगा, अब बहुत बारीकी से, बहुत इससे डिटेल में आप पीरियोडिक टेबल को पढ़िएगा। बहुत ही अच्छा चीज है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए, इसमें स्पेशल अटेंशन देकर के एलिमेंट्स को स्टडी कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा टॉपिक पर, दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट के होते हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, और वो रेगुलर वेरिएशन दिखाता है व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस सब फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम लोग चर्चा किस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का करेंगे? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। आप लोग क्लास 10 में भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़े थे। एटॉमिक रेडियस है क्या? हम लोग मान लेते हैं जो एटम क्या है, स्फीयर का जैसा है, स्फेरिकल है, बॉल की तरह है, गोल है। तो रेडियस हम लोग इसमें कैसे निकालते हैं? न्यूक्लियस से लेकर के, न्यूक्लियस से लेकर के लास्ट सेल का दूरी को हम लोग कहते हैं रेडियस। स्फीयर का रेडियस जैसे बात करते हैं, न्यूक्लियस से लेकर के लास्ट सेल का दूरी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक रेडियस। अब इस में हम लोगों को थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। जो एक एटम को आइसोलेट करना बहुत कठिन हो जाता है, तब अलग करना, क्योंकि एटम का साइज बहुत छोटा रहता है। तो इसलिए क्या करते हैं साइंटिस्ट लोगों ने, क्या किया, जो 2 नियरेस्ट एटम, जो सबसे नजदीक एटम है, उन लोगों का न्यूक्लियस का बीच का दूरी को नापा और उसको डिवाइड किया 2 से। इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस डिवाइडेड बाय 2। तो किसी भी एक एटम का रेडियस कैलकुलेट हो गया। फिर से हम आपको बता रहे हैं किस चीज पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का पहला पॉइंट, दैट इज एटॉमिक रेडियस। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है बच्चे? वो सब फिजिकल प्रॉपर्टीज जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्भर करता है एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, और वो एक ट्रेंड दिखाता है, एक वेरिएशन दिखाता है
रेगुलर वेरिएशन दिखाता है पीरियड में एवं ग्रुप में, उसे हम लोग कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। उस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का जब हम लोग बात करते हैं तो पहला आपका क्या है, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस है क्या, सेंटर ऑफ द एटम जो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से लेकर के लास्ट सेल तक का दूरी को कहते हैं एटॉमिक रेडियस। अब ये एटॉमिक रेडियस क्या है, तीन तरह से एक्सप्रेस्ड होता है, कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, दूसरा है मेटालिक रेडियस, तीसरा है वैन डेर वाल्स रेडियस। एटॉमिक रेडियस को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तीन तरीका से, क्या है, कोवैलेंट, मेटालिक और वैन डेर वाल्स। जो एलिमेंट्स का एटम्स कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं उसका एटॉमिक रेडियस हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कोवैलेंट रेडियस। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन कंबाइन करेगा तो कैसे करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड से करेगा। कोवैलेंट बॉन्ड आप लोग पढ़े थे ना, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कोवैलेंट रेडियस का बात करते हैं। यहाँ कोवैलेंट रेडियस में क्या हो जाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप हो जाता है, इसलिए रेडियस जो रहता है वो एक्चुअल रेडियस से, ये जो कैलकुलेटेड रेडियस होता है वो थोड़ा कम होता है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, जो एलिमेंट का एटम कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है उसका हम लोग एटॉमिक रेडियस एक्सप्रेस करते हैं कोवैलेंट रेडियस से। अब देखिए कोवैलेंट बॉन्ड जब एलिमेंट का एटम बनाएगा तो क्या है, उसमें ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होगा, और ओवरलैपिंग होगा तो क्या हो जाएगा, इसका r और इसका r डिवाइडेड बाय 2 कीजिएगा तो ओरिजिनल से थोड़ा सा कम हो जाएगा, ओरिजिनल एटॉमिक रेडियस से थोड़ा इसकी मान कम हो जाएगा, ठीक है। तो कोवैलेंट रेडियस इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन, कोवैलेंट रेडियस थोड़ा सा छोटा होता है एटॉमिक रेडियस से। क्यों होता है हम आपको बता दिए, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो ओवरलैपिंग होगा ऑर्बिटल का, ओवरलैपिंग होगा तो आप मैथमेटिकली समझ सकते हो थोड़ा घट जाएगा। अब है मेटालिक, जो एलिमेंट्स मेटल्स है उसका मेटल एटम्स मेटालिक क्रिस्टल्स में रहेंगे, और मेटल एटम्स जो सबसे नजदीक रहेंगे उसके बीच का दूरी को हम लोग डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हम लोगों को मेटालिक रेडियस मिलेगा। मेटल्स का केस में मेटालिक रेडियस फाइंड आउट करते हैं, नॉन मेटल्स के केस में कोवैलेंट रेडियस से हम लोग दर्शाते हैं एटॉमिक रेडियस। मेटल्स क्योंकि ये मेटालिक क्रिस्टल्स में मेटल एटम्स रहते हैं और मेटल एटम्स नजदीक नजदीक जितना रहेंगे उन लोगों के बीच का दूरी को, दो नजदीक वाले मेटल एटम्स के बीच का दूरी को नाप लेंगे और उसे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो मेटालिक रेडियस मिलेगा। थर्ड है वैन डेर वाल्स रेडियस। देखिए कभी कभी बच्चे को इसको समझने में प्रॉब्लम हो जाता है, दो सिमिलर एटम्स, दो नेबरिंग मॉलिक्यूल का बीच का डिस्टेंस को लेते हैं और उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो वैन डेर वाल्स रेडियस कैलकुलेट होता है। दो अलग अलग मॉलिक्यूल में दो सिमिलर एटम्स के बीच का दूरी को, नियरेस्ट, दो मॉलिक्यूल में दो सिमिलर एटम नियरेस्ट
सबसे नजदीकी सिमिलर एटम्स का बीच का डिस्टेंस को लेते हैं और उसको 2 से भागा देते हैं तो वैन डेर वाल्स रेडियस मिलता है। और आप नोबल गैसेस का केस में भी जो मोनो एटमिक रहते हैं उस केस में भी आप क्या कीजिएगा, वैन डेर वाल्स रेडियस ही कैलकुलेट कीजिएगा, क्योंकि वो भी तो आपको मेटल के तरह नहीं रहेंगे नजदीक नजदीक और कोवैलेंट बॉन्ड भी नहीं बनाते हैं। तो वैन डेर वाल्स रेडियस एक्सप्रेस होता है नोबल गैसेस का केस में भी। अब है एक चीज पर चर्चा जो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड इसका होगा, नेचुरल है वैन डेर वाल्स रेडियस का ही होगा, क्योंकि देखिए ये नोबल गैस के लिए यूज हो रहा है या फिर 2 मॉलिक्यूल का 2 नजदीकी एटम के बीच का डिस्टेंस को धागा लगा करके दूर से निकाल रहे हैं। तो सबसे बड़ा मान होता है वैन डेर वाल्स रेडियस का। उसके बाद होगा मेटालिक रेडियस का, इसको मैं बताती हूँ। उसके बाद होगा मेटालिक रेडियस का, और उसके बाद होगा किसका, कोवैलेंट रेडियस का। क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड में आपने देखा कैसे एलिमेंट्स का ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाते हैं, तो क्या हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम आता है, उन लोगों का मतलब छोटा हो जाता है ओवरलैप करने से, तो कोवैलेंट रेडियस का मान सबसे छोटा होता है। उसके बाद मेटालिक रेडियस होगा और वैन डेर वाल्स रेडियस का मान सबसे बड़ा होता है। तो कोवैलेंट रेडियस किस केस में हम लोग बात करेंगे, जब नॉन मेटल्स रहेंगे, मेटल्स का केस में मेटालिक रेडियस का बात करेंगे और नोबल गैसेस का केस में हम लोग वैन डेर वाल्स रेडियस का बात करेंगे। ठीक, अब हम लोग एटॉमिक रेडियस को समझ गए। आप लोग बहुत साधारण रूप से समझिए, ये तो है तरीका निकालने का एटॉमिक रेडियस, पर होता क्या है एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियस से लेकर के सबसे बाहरी सेल जहां इलेक्ट्रॉन है उसकी दूरी। जैसे हम लोग स्फीयर में रेडियस निकालते हैं वैसे ही हम लोग एटम को भी स्फीयर मान लेते हैं, बॉल मान लेते हैं। इमेजिन कीजिए बच्चों, बॉल में स्फीयर में आप कैसे रेडियस निकालिएगा, उसी तरह आप एटम्स को उतना छोटा नहीं थोड़ा बड़ा समझिए, तब समझ में आएगा अच्छी तरह, है ना। तो उसी तरह हम लोग एटम्स में रेडियस निकालते हैं, ठीक है। अब है जो एटॉमिक रेडियस का बारे में जब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे जो एटॉमिक रेडियस पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से, लेफ्ट टू राइट कहाँ जा रहे हैं, पीरियड में, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से और किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जाने से कैसे आपका एटॉमिक रेडियस वेरी करता है, कैसे वो वेरिएशन दिखाता है, इस पर हम लोग समझेंगे। पहले तो हम लोग समझ जाएंगे जो कैसे वेरी करता है, उसके बाद उसका कारण को, मुख्य कारण को समझेंगे जो क्यों ऐसा वेरी कर रहा है। देखिए पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, घटता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। और ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ग्रुप में इंक्रीज करता है। तो कहिएगा क्या सारी जगह पर ऐसे ही होता है कि कहीं कुछ अपवाद है, हाँ कहीं कहीं एक्सेप्शंस है, ग्रुप में भी दिखेगा, पीरियड में भी दिखेगा। ग्रुप 18 का एटॉमिक रेडियस ग्रुप 17 से ज्यादा होता है ना,
उस पर भी चर्चा करेंगे। और ग्रुप में भी आपको कहीं कहीं दिखेगा, ऊपर से नीचे जाइएगा तो एटॉमिक रेडियस घटता भी है, तो वो सब है एक्सेप्शनल केस, अपवाद है। हम लोग जनरल को समझेंगे, लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस का मान घटता है, रेगुलरली घटते जाता है। हमने बताया ग्रुप 18 में ये लागू नहीं होता है, ग्रुप 18 का एटॉमिक रेडियस अधिक होता है, क्योंकि उस केस में हम लोग एटॉमिक रेडियस को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ वैन डेर वाल्स रेडियस। और ग्रुप 17 में आप क्या चीज का बात करते हैं, कोवैलेंट रेडियस का। तो वैन डेर वाल्स रेडियस हमेशा अधिक होता है कोवैलेंट रेडियस से, इसलिए ग्रुप 18 का एटॉमिक रेडियस ज्यादा होता है। पर जनरल देखिए एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। अब बात आया जो काहे टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज किया। बच्चे देखिए हम लोगों को इसके लिए समझना पड़ेगा, दो फोर्सेस वर्क इन एन एटम, एक दो बल काम करते हैं एटम में, एक आकर्षण बल और एक है रिपल्सिव फोर्स, है ना, अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स। तो क्या रहता है, न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब ये प्रोटॉन जितनी फोर्स से लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, उतना आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा और उतना क्या होगा, साइज छोटा होगा। क्या बोल रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं, आप लोग सब जानते हैं एटम का न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और उसकी चारों ओर सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन को जितना प्रभाव से आकर्षण करेगा उतना क्या होगा, एटम का रेडियस छोटा होगा, एटम उतना सिकुड़ जाएगा, ठीक है, एटम का साइज उतना छोटा हो जाएगा। और दूसरा बात, इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है एक सेल में, वो दूसरे सेल के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण करता है, रिपेल करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब नेगेटिवली चार्ज्ड है। और एक सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर and same charges repel each other। तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आपका एक दूसरे को रिपेल भी करता है। तो ये है न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट था, न्यूक्लियस कितना आकर्षण कर पा रहा है लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स को, उसको हम लोग कहते हैं, उस अट्रैक्टिव फोर्स को कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। अब एक दूसरा बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है अपना सेल में भी और एक सेल का दूसरा सेल में भी, उसको हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या
अट्रैक्शन लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन फील नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर उस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर का सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, उसको ठेल रहा है। तो लगता जैसे है ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करना चाह रहा है इस इलेक्ट्रॉन को लास्ट सेल का, पर इसको रुकावट कौन दे रहा है, इस अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सब। तो लगता है जैसे पर्दा डाल दिया है, जिससे लगता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में ये पर्दा डाल दिया। लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, ये बीच में जो सेल्स है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जैसे पर्दा का काम कर रहा है। पर्दा सचमुच का नहीं डाल रहा है बच्चे, आपको समझ रहा है, जो ये प्रतिकर्षण कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है। तो रिपेल करेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन, जितना फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस लगा रहा है बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करने का, उतना आकर्षण बल लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन नहीं फील कर पा रहा है। क्यों नहीं फील कर पा रहा है, क्योंकि अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स है सेल्स में वो उसको रिपेल कर रहा है। ठीक, तो हम लोग एक नया टर्म पढ़ेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो हम लोग अभी तीन चीज को समझे। न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट, न्यूक्लियस कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को। दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट, एक सेल का इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल के इलेक्ट्रॉन को कितना रिपेल कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स अपने आप एक सेल में कितना रिपेल कर रहा है, उसे हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। और अभी हम लोग नया टर्म पढ़ेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट कितना इफेक्टिव है, दैट इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट से हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट को, तब निकलेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स कितना इफेक्टिव है, तो उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हम लोग समझेंगे डिटेल में धीरे धीरे। ठीक है, देखिए जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर बोला है रुबिडियम, सीजियम। यहाँ तक का यदि बात करें तो यहाँ क्या है, 3 है, 1:2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1। देखिए एक एक सेल करके इंक्रीज होते गया, सेल बढ़ा तो क्या हो गया, आपका रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि अंदर में एक एक सेल आ गया जहां आपको इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या करेगा, लास्ट वाला सेल का इलेक्ट्रॉन्स को अधिक रिपेल करेगा। तो ऊपर से नीचे जब हम लोग जाएंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट की बढ़ोतरी होगी,
एडिशन और न्यू सेल टेक्स प्लेस। और एडिशन होगा न्यू सेल का तो क्या हो जाएगा, आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शॉर्ट में मैं लिख रही हूं, ऊपर से नीचे क्या होता है, जनरली डिक्रीज करता है। तो आप बात कीजिएगा ऊपर से नीचे जाने पर, चूंकि एक नया सेल का एडिशन होता है इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है, इसलिए एटॉमिक रेडियस का मान जनरली ऊपर से नीचे इंक्रीज करता है। तो शॉर्ट में आप समझ सकते हो, ऊपर से नीचे जाएंगे ग्रुप में तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपका एडिशन ऑफ न्यू सेल होता है, एक एक नया सेल का एडिशन होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे पीरियड का। पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। अब आपको इसको समझना पड़ेगा। देखिए, जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो सेल नहीं बढ़ती है। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन आप लेकर के देखो, जैसे हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ देखिए बेरिलियम का 4 होता है, 1s2 2s2। यहाँ क्या हो जाएगा इसका 2s2 2p1। यहाँ क्या हो जाएगा 2s2 2p2। यहाँ क्या होगा